हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। इस तैयारी को और बेहतर और शानदार और बूस्ट करने के लिए आज मैं आप लोग के लिए लेके आऊँ क्लास 12 हिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट और गैस किए हुए प्रश्न है। यहाँ पे हम लोग 20 लॉन्ग क्वेश्चन को यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आप लोग को इस सेशन को पूरी ध्यान से और अंत तक देखना है। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आप लोग करने के बाद आपकी जो तैयारी एकदम नेक्स्ट लेवल की हो जाने वाली है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल भी गलती से क्लास को स्किप नहीं करना है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हम लोग ने ज्योग्राफी के जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी हुआ गैस किए हुए वो सारे कवर किया। बाकी साइकोलॉजी भी किया। अगला वीडियो हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का आएगा। इस तरह से हम लोग जो है लगभग सारे सब्जेक्ट के जितना हो सकेगा मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग को इस सारे का पीडीएफ जो है आप लोग को बिहार बोर्ड एजुकेशन ऐप में मिल जाएगा। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे मैं इसका पीडीएफ जो है डाल दूंगा। ठीक है, पीडीएफ वाला सेक्शन में जाइएगा, फ्री पीडीएफ में आप लोग को इसका जो है पीडीएफ मिल जाएगा। तो बाकी जो भी बिहार बोर्ड एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए वहां पे लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाने वाला है। ठीक है, तो जितना हो सका मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे जो है 20 लॉन्ग क्वेश्चन लिया, काफी मेहनत और रिसर्च के साथ। तो आप लोग को हर हाल में इस क्लास को बंद रहना है। और इधर मैंने हिंदी में लिखा, इधर इंग्लिश में लिखा, ताकि दोनों जो है आप लोग लैंग्वेज को कंपेयर करके अपने मतलब और भी आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बाकी इंग्लिश वाले का भी हेल्प हो जाएगा और बाकी जो इंग्लिश वाले हैं उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऐप में जो मिलेगा वैसे आपको दोनों लैंग्वेज मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग चाहते तो ऐप में से लेकर ले सकते हैं। फिलहाल इस पीडीएफ को स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हो कौन कौन से क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग के लिए सिलेक्शन किया है। देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन जो था वो है, इतिहास लेखन में अभिलेख का क्या महत्व है। डेफिनेटली आप लोग इस क्वेश्चन से वाकिफ होंगे एंड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा और आप लोग को भी पता होगा कि अभिलेख कितना जरूरी है इतिहास को लिखने के लिए। क्योंकि कोई भी चीज की अगर हम इतिहास लिखेंगे, किसी भी चीज के बारे में लिखते हैं ना, तो पहले हमको उसका स्रोत होना जरूरी है। तो इतिहास लेख जो एक तरह का जो अभिलेख है, एक स्रोत का वर्क करता है। यानी कोई भी चीज को लिखने के लिए हमको जानकारी जो इकट्ठा मिलती है वो कहाँ से मिलेगी, वो अभिलेख से मिलेगी। अब में से कोई बच्चा होगा जो अभिलेख शायद नहीं समझता होगा। अभिलेख क्या होता है, जैसे अभी कोई भी पुस्तक वगैरह में लिखी होती है कोई भी जानकारी, अगर कोई चीज खोजना होता है, अभी तो नेट वगैरह में खोज लेते हैं हर जगह। कोई भी चीज की मुझे नॉलेज नहीं है या फिर किसी भी चीज के बारे में रिसर्च करना हो, तुरंत जाते हैं गूगल वगैरह में सर्च कर लेते हैं। बट ये तो इतिहास नहीं होगा। ये तो हमारे जो भी चीज डाटा अवेलेबल है गूगल में, वही तो मेरा मतलब उतना ही हिस्ट्री रहेगा, वो उतना ही इतिहास रहेगा। लेकिन इसके अलावा जो पुराने जमाने में के बारे में हमको जानकारी मिलेगी तो वो कहाँ से मिलेगी, वो कहीं गूगल वगैरह में या फिर कहीं बुक वगैरह में चांस है। बट उससे जो ज्यादा पुरानी चीजों को हमको चाहिए तो अभिलेख चाहिए। अभिलेख क्या होता है कि कोई पत्थर हो गया या फिर कोई दीवार हो गया, उस चीज में क्या होता था, खरोच के लिखा जाता था। और खरोच के लिखने से क्या होता था, वो जो है लाखों हजारों साल तक वो सेफ रहता था। आप कोई पत्थर में लिख लोगे तो क्या पत्थर कभी खत्म होने वाला है? क्या पानी से या फिर मिट्टी से वो कभी खत्म नहीं होगा। वो हमेशा जो उसमें लिखा रहेगा, एक दाग रहेगा, निशान रहेगा कि हाँ ये चीजें जानकारी इसमें लिखी गई है। लेकिन वही चीज अगर आप पुस्तक में लिखते हो तो हो सकता है अगर आप उसको सेफली नहीं रखे, अच्छे से सुरक्षित नहीं रखे, तो कुछ सालों के बाद या फिर क्या सुरक्षा नहीं रहे तो कुछ घंटों के बाद वो खत्म हो जाने वाली है। ठीक है, तो पत्थर को जो है आप लिख देंगे, उसको कहीं भी फेंक देंगे, सालों के बाद हजारों सालों के बाद अगर कोई निकालेगा और वो लिखा हुआ चीज आपका देखा तो उससे आपको क्या इतिहास के बारे में जानकारी उसको मिल पाएगा। तो उसी तरह हम लोग को कई पुरानी चीजों के बारे में जानकारी जो मिली है वो अभिलेख से ही मिली है। ठीक है, तो इतना स्टोरी आप लोग को पता होना चाहिए। फिलहाल क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। तो बिल्कुल आप लोग को लिखना है, किस तरह एग्जाम में बता दे रहा हूँ आप लोग को लिखना है इस प्रकार से कि अभिलेख इतिहास लेखन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है या फिर अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो भी आप कहें, है ना। अब बोले क्यों महत्वपूर्ण है, तो समझते हैं क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि वह ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तियों, विचारों, सिद्धांत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो ऐतिहासिक घटना, जो पुराने जमाने में जो घटना हुई थी, उन चीजों के बारे में हमको जानकारी देते हैं। उसमें लिखा हुआ था अभिलेख में। ठीक है, कोई भी पत्थर हुआ इसमें, अगर खरोच के पत्थर मान लेते, इसमें खरोच के लिखा हुआ तो कुछ न कुछ जो हमको संकेत दे देता है कि ऐसे ऐसी चीज घटनाएं हुई होगी उस टाइम पे, इसलिए ये चीज लिखी हुई होगी। तो हमको क्या मिलता है, महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। अभिलेख के बिना यानी बिना अभिलेख के हम इतिहास लिख ही नहीं सकते। वही चीज कर रहा है, अभिलेख के बिना इतिहास लेखन का कार्य बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टेंट हो सकता है अभिलेख इतिहास को लिखने के लिए। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आएगा क्वेश्चन, तो आप लोग इजीली लिख लेंगे। इंग्लिश वाले इधर यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे किस तरह लिखना है आंसर। रिकॉर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट। इन आंसर इंग्लिश और हिंदी दोनों में जाऊंगा तो फिर मुझे लगता है कि क्लास जो है काफी लॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, ये देखो क्वेश्चन दूसरा, ये काफी शानदार प्रश्न है, मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन। ये बहुत बार बोर्ड सेलेक्ट करता है। सिंधु घाटी नगर योजना की 4 विशेषताएं। नगर योजना के बारे में आपको अक्सर पूछे जाने वाला है ये क्वेश्चन, तो फिक्स मान लो, चाहे आपको 2 मार्क्स वाले चाहे 5 मार्क्स वाले, दोनों जगह में आपको कहीं ना कहीं तो देखने मिलेगा ये नगर योजना के बारे में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रखा हम लोग को,
कि सिंधु घाटी नगर योजना की 4 विशेषताएं बताएं। अब विशेषता मतलब उससे क्या खूबी थी, तो 4 विशेषताएं में सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे नियोजन। नियोजन का मतलब क्या होता है कि ये बनाए गए प्रॉपर मैपिंग, नक्शा कि किस प्रकार से बनाए गए। ठीक है, पहला विशेषता हम लोग ये देखेंगे। दूसरा विशेषता में हम लोग देखेंगे वहां के व्यापार। ठीक है, कि व्यापार वो लोग किस तरह से करते थे, लोगों से किस तरह से जुड़े होते थे, अलग अलग देशों से क्या खरीद बिक्री क्या करते थे, एक दूसरा पॉइंट ये देखेंगे। और तीसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, भवन का निर्माण, जो उन लोग का जो घर वगैरह बनना होता था वो किस प्रकार से बने होते थे। ठीक है, एंड आगे की जो पॉइंट देखेंगे, एक पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या, कला, यानी उन लोग के अंदर क्या कला था, क्या औजार वगैरह बनाने की क्षमता थी, क्या रुचियां था किस चीज में, किस किस तरह की सामान वो लोग बनाया करते थे। तो ये 4 मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे जहां पे आप लोग सब्जेक्टिव में इजीली बना पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको नॉर्मली 2 मार्क्स में चाहिए तो इजीली आप लोग बना लेंगे। अगर आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन ये पूछिए तो आप लोग को जो कम से कम एटलीस्ट 4 से 5 पॉइंट आपको देना है इसके विशेषता के बारे में कि आखिर ये नगर जो है किस प्रकार से बना था। ठीक है, तो देखो मैं कुछ इस प्रकार से आप लोग के लिए आंसर लिख के लाया हूं जो कि आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में मिलेगा और आप लोग इजीली इसको समझ जाएंगे। देखिए ध्यान से क्वेश्चन करें हम लोग को, सिंधु घाटी नगर योजना की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम जानते हैं नियोजन, यानी बनावट, इसका प्रतिरूप किस प्रकार से था। तो डेफिनेटली आप लोग एक इसके बारे में लोग बता दोगे ना कि इसकी बनावट किस प्रकार से था। तो देखो जो नहीं पता ध्यान देंगे, सिंधु घाटी के नगर जो है बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। योजनाबद्ध यानी प्रॉपर प्लानिंग के साथ। अगर मान लो आज के जमाने में कोई भी घर बनाता है, देखो कोई बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो घर बनाते हैं लेकिन उसके लिए कोई योजना नहीं, प्लानिंग नहीं रहता। वो क्या करता है कि जैसे मन किया, जैसे जिस तरह से जमीन का रूप दिखा वो बना लिया, वो प्रॉपर योजना के बद्ध नहीं हुआ। अगर प्रॉपर मैपिंग के साथ, जैसे शहरों में देखे हो आप लोग, कोई भी बिल्डिंग बनता है, फिर कोई भी बड़ी बड़ी जो है इमारतें वगैरह बनती हैं, कहीं पे अगर शहर बसाया जाता है तो उसके लिए प्रॉपर जो मैपिंग होता है। यानी क्या होता है कि देखा जाता है कि रास्ता जो है किधर से होना चाहिए, ये जो आगे जो घर होगा ये घर किस प्रकार से होगा, इधर से नाली किधर होना चाहिए, ये प्रॉपर जो मैपिंग एक इसमें फॉर्मेट में बनाया जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग नियोजन कह सकते हैं। तो ये नियोजन पे हम लोग बात कर लेते हैं इसकी बनावट के बारे में। तो पहला पॉइंट हम लोग लेंगे नियोजन। सिंधु घाटी नगरों में बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। ठीक है, पहले से उसको जो है सब कुछ सेट किया गया था, योजना के अनुसार बनाया गया था। नगरों में सड़कें थी, नगर में क्या थी, प्रत्येक जो है शहर को जो जोड़ने के लिए, मतलब सॉरी प्रत्येक जो है घर को जोड़ने के लिए, एक मोहल्ला से दूसरे मोहल्ले के जोड़ने के लिए हर जगह शहर की मतलब सड़क की व्यवस्था थी। ठीक है, नालियों और जल निकासी के एक व्यवस्थित नेटवर्क था, यानी प्रॉपर यहाँ पे एक तरह का ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति क्या होता है कि प्रत्येक रोड जो है 90 डिग्री को काटेगा। जैसे देखो मान लो कि ये शहर की जो है रोड है, एक पहला रोड है, ये दूसरा रोड है, ये तीसरा रोड है, ये चौथा रोड है। ठीक है, तो अब जो दूसरा रोड इधर जाने वाली होगी तो पूरा सीधा सीधा निकलेगा इसका। ठीक है, इसी को कहते हैं ग्रिड पद्धति। ये वाला जो है 90 डिग्री का होता था, है ना, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, इस तरह इसी को कहते हैं ग्रिड पद्धति। समझ, जो ग्राफ में आप लोग कॉपी देखते हैं, है ना, तो ये होता है ग्रिड पद्धति। तो इस तरह जब प्रत्येक रोड जो है, अगर मान लो यहाँ से कोई व्यापारी आएगा तो पूरा सीधा जा पाएगा, अगर आ रहा है तो इधर से घूम के इस रोड में, इस रोड से इस रोड, ये इस तरह से सड़कों का जो कुछ बनावट था कि जो भी जाएगा सड़क सीधा जाएगा। और इसी सड़क के किनारे पे इधर जो है घर हुआ करता था, इधर भी घर हुआ करता था। ठीक है, इधर से भी घर, हाँ अगर बीच में एक रास्ता आ गया तो इससे मिल गया, इससे फिर जो है इधर भी एक तरह का घर, इधर भी एक तरह घर, बीच में एक रास्ता मिला, इधर से मिल गया, और ये मेन सड़क हो गया। इधर एक मेन सड़क, एक इधर मेन सड़क, और घरों के बीच में एक छोटी छोटी सड़क, और प्रत्येक में क्या होता था, नाली की विकास थी। नाली को जो योजना, जिस तरह सड़क बनाई गई थी उसी प्रकार से नालियां भी बनाई गई थी। तो ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, आप लोग को पता होगा फिलहाल इस क्वेश्चन के बारे में। सिंधु घाटी के नगरों में बहुत योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। नगरों में सड़कें, नालियां और जल निकास का एक व्यवस्थित नेटवर्क था, प्रॉपर मैपिंग था। ये तो हो गया हम लोग का बनावट, नियोजन कि उसका प्रॉपर प्लानिंग क्या था, मैपिंग क्या था सिंधु घाटी सभ्यता के शहर के बारे में। ठीक है, तो आप लोग और भी इसको बढ़ा सकते जब समझ जाएंगे तो। अब दूसरा तरीका हम लोग देखेंगे भवन का निर्माण। क्या कि ये शहर जो बने थे, इसके भवन जो बने होते थे वो किस प्रकार से बने थे, उसमें क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, किस चीजों से बनाया गया था। ठीक है, देखो भवन निर्माण की बात करें तो आप लोग बताना है, सिंधु घाटी के नगरों में ईंटें जो है बड़े बड़े ईंटों से जो बड़े बड़े भवन बनाए गए थे। जैसे कि आप लोग इसके बारे में आप पहले से ये पढ़े होंगे कि बड़े बड़े ईंट का अवशेष मिला है। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग ये भी पढ़ेंगे कि मोहनजोदड़ो से जो है बड़े स्नानगर की अवशेष मिला है। तो ये सब चीजें खूबी है, कुछ इसके ध्यान देंगे आप लोग। ईंटों से जो है बड़े बड़े भवन बनाए गए थे। इन भवनों में कुछ मंदिर भी बनाए गए थे वहां पे। ठीक है, कुछ महल बनाए गए थे जो कि मिले हैं। सार्वजनिक स्नानघर, सार्वजनिक स्नानघर का मतलब होता है सबके लिए एक ऐसा स्नानघर, एक ऐसा जो नहाने का जगह है जहाँ पे सब कोई जाकर के उसमें नहा सकता है और डुबकी लगा सकता है। जिस तरह ये तालाब वगैरह होता है ना, तो उस प्रकार से ईंटों का एक क्या बनाया गया था, विशाल स्नानागार। इस प्रकार से जैसे मान लो ये
पूरा जो एकदम विशाल स्नानागार जो बनाया गया था, इसमें जो है सीढ़ी बनाया गया था, एकदम सीढ़ी से क्या करता है उतरेगा और फिर क्या कहते हैं इसमें जाकर के नहाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से विशाल जो है स्नानागार बनाया गया था इसमें, तो वो भी ईंटों से बनाया गया था। तो ये सब चीज जो है इसका भवन निर्माण के बारे में हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? सिंधु घाटी के नगरों में ईंटों के बड़े बड़े भवन बनाए गए थे। इन भवनों में मंदिर, महल, सार्वजनिक स्नानागार और गोदाम जो है शामिल थे। ये हो गया हम लोग का भवन निर्माण की विशेषताएं पे। पहला में हम लोग क्या देखिए, नियोजन, उसकी बनावट, शहर की किस प्रकार बनावट थी। दूसरा में हम देखें इसमें भवन, इसमें घर वगैरह, मकान, मंदिर या फिर बाथरूम वगैरह किस प्रकार से बने हुए थे। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट में देखते हैं इन लोग का काम, यानी इन लोग जो है क्या की चीज, इन लोग के अंदर कला था। कला के बोले तो एक तरह का हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ाए थे हम लोग, कौशल है ना, वही। यानी अभी जो है हम लोग कला में बहुत चीज है, जैसे अभी हम लोग मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, मोबाइल का खोज किए, लैपटॉप का खोज किए, डिजिटल बोर्ड का मैं देख रहे हैं, हर तरह के भी बहुत सारे कला होते हैं ना। इसका मतलब इसके अंदर एक कला है, जैसे जादूगर भी कोई जादू दिखा तो बोलते हैं जादू नहीं, एक कला है। तो वही उस तरह कला, मतलब उस टाइम पे जो है क्या क्या उन लोग के अंदर जो है काम करने की क्षमता थी, उन लोग को किस किस चीजों के बारे में जानकारी थी, कितना कुछ जो है वो लोग चीजों जो है आसानी से समझ के आसानी से बना सकता था वो अपने से। ठीक है, वही हो गया वहां का कला। तो देखो यहाँ पे आप लोग को लिखना किस प्रकार से कि सिंधु घाटी के लोग जो है कला और शिल्प में बहुत कुशल थे, यानी बहुत अच्छा थे वो लोग। जो कला चीजों जो अपने बनाने की जो उन लोग के हाथों में जो ये थी ना खूबी, कि वो लोग आसानी से जो बहुत चीजों को इजीली बना लेता था। उस टाइम पे इतना वो लोग मतलब एक तरह का माइंडेड इंसान था। ठीक है, बहुत कुशल थे। उन्होंने मिट्टी के बर्तन बना रखे थे, मूर्तियां बना रखे थे। ठीक है, साथ ही साथ गहने और अन्य कलात्मक जो है वस्तुएं भी बनाए थे वो लोग ने। ठीक है, अगर डिटेल से आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर में तो आप लोग देखे होंगे कितने चीजों जो है वो बनाए थे सिंधु घाटी। तो कला में आप लोग को ये सब चीज लिखना है कि उन लोग के अंदर ये सारे गुण थे कि वो लोग मिट्टी के औजार मतलब बर्तन बनाए और मूर्तियां बनाए, उसके साथ ही साथ गहने बनाए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो है बनाए थे वो लोग। बाकी हम लोग को शॉर्ट में देखना है, ज्यादा लॉन्ग नहीं करना है। और आप लोग डिटेल से पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, क्योंकि हम लोग को मार्क्स के लिए पढ़ना है। अभी कम टाइम लगा करके ज्यादा चीजों को हम लोग को समझ करके एग्जाम के पॉइंट से पढ़ना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन यहाँ पे उसी का जो है अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, व्यापार और वाणिज्य। कि इस शहर में जो है व्यापार किस प्रकार से होता था, लोग जो है किस प्रकार से एक दूसरे देश से जुड़े हुए होते थे, और यह जो व्यापार जो था इन लोगों का तरक्की में चलता था, नुकसान में किस प्रकार से चलता था। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। सिंधु घाटी के लोग जो है व्यापार और वाणिज्य में बहुत सक्रिय थे। अभी मैं देखता हूँ इसलिए तो शहरी सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि शहर में क्या होता है सबसे अधिक जो फेमस होता है वो व्यापार ही फेमस होता है। गांव में जो है व्यापार से लोग इतना जो है इंटरेस्ट नहीं लेता है, लोग सोचता नहीं है व्यापार में, बस सोचा कि किसी तरह कभी शहर में जाकर कोई जॉब लग जाए, बस वही चीज पे हम लोग का पूरा जिंदगी बिताना है। लेकिन यहाँ पे जो लोग थे वो लोग क्या थे, सिंधु घाटी के लोग, वो व्यापार और वाणिज्य में जो है बहुत सक्रिय थे। ठीक है, उन्होंने अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार किया और उनके साथ जो है संबंध बनाए। अलग अलग सभ्यता उस टाइम पे जो सभ्यता विकसित थी, जैसे मिस्र की सभ्यता और कोई सभ्यता, उनसे जो है मिला और जाकर के जो है अपने सामानों को क्या किया, निर्यात किया, कुछ आयात किया, कुछ लेके आया, कुछ भेजा। इस तरह से क्या हुआ, इन लोग की भी जरूरतें पूरी हुई और उन लोग की भी जरूरतें पूरी हुई, और इससे जो है उन लोग का जो आर्थिक स्थिति में सुधार आई है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज में जो है 4 पॉइंट डिस्कस किए। अगर आप लोग चाहे तो और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग उन लोग का आर्थिक स्थिति में आर्थिक कला, जैसे खेती वगैरह के क्या गुण थे, बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, फिलहाल मैं बेसिकली आपको 4 पॉइंट बता दिया। अगर आपको पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है नगर योजना की जो है विशेषताएं बताएं, 4 विशेषताओं को बताएं, तो हम लिख देंगे व्यापार और वाणिज्य, एक भवन का निर्माण किस प्रकार था वो हो गया, शिल्प हो गया, किस तरह उन लोग के अंदर जो खूबी था, और एक जो पढ़े हम लोग उन लोगों का सड़क और नालियों का योजना। तो ये सब पॉइंट लिखेंगे आप लोग, इतना ही इनफ है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन जो कि काफी शानदार प्रश्न है, जैसे आप लोग देखेंगे प्रश्न देख के आपको पता चल गया होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। बिल्कुल आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग को पता होना चाहिए, बाकी कुछ बच्चों को नहीं पता है, मैं समझा दे रहा हूँ कार्बन 14 है एक्चुअली में क्या। कार्बन 14 क्या है, एक तरह का समझ सकते हैं कि एक विधि है किसी भी पुरानी चीजों की डेट मापने को, यानी आयु निकालने की एक विधि है, जो कि वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया है कि अगर कोई भी वस्तु, अगर मान लीजिए ये वस्तु है, अगर मैंने इसको फेंक दिया, हजारों साल के बाद इस वस्तु को अगर निकालेंगे और उस डेटिंग विधि के द्वारा इसमें कुछ हम रिएक्शन करेंगे, केमिकल रिएक्शन, और रिएक्शन के बाद हमको कार्बन की अगर मात्रा जितना मिलती है, उस कार्बन की मात्रा के अनुसार हम जान सकते हैं कि ये वस्तु जो है कितना साल पहले यहाँ पे फेंकी गई है। यानी इस वस्तु की जो बड़ी, जिस तरह भी निकालते हैं कि
इंसान की एज कि इस इंसान का एज कितना हुआ, तो जैसे उसका डेट हम लिख के रखते हैं डायरी में, या फिर हम लोग पता रहता है कि इस इंसान इतने साल को पैदा हुआ तो अभी जो है एड किए तो इतना मतलब इसका एज हुआ। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो लाखों साल पहले जन्म लिया उसका एज कैसे निकालोगे? क्या कोई आपको बताने वाला है कि इसका 1 साल 1 लाख साल हुआ है, 2 लाख साल हुआ है, या फिर हजारों साल हुआ? नहीं बताने वाला। तो वैज्ञानिक ने एक ऐसा टेक्निक निकाला, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन निकाला। अब कितना ये सेटिस्फाई है, कितना ये सही निकाल पाता, आप वो वही कह पाएगा और लोग कह पाएगा। लेकिन इतना जो है इसके बारे में अगर एग्जाम में पूछ दिया आप लोग को तो लिखना है क्या है, वैज्ञानिक की एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी जो है कह सकते हैं हम लोग विधि है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पुरानी वस्तुओं की आयु निकालते हैं, एज निकालते हैं। तो एज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के दौरान हमको मिलता है कार्बन की मात्रा। अगर कार्बन की मात्रा में कमी आई तो समझो कि वस्तु पुरानी है, और ज्यादा जितना कमी आ रहा है उतना पुराना है, और जितना अगर कमी नहीं आ रहा है तो मत समझो कि वो वस्तु ज्यादा पुराना नहीं है, हाल ही का है। तो इसके बारे में एग्जाम्पल में आपको एग्जाम में जो किस प्रकार से लिखना है ध्यान देंगे आप लोग। कार्बन 14 विधि एक रेडियो कार्बन डेटिंग विधि है। डेटिंग का मतलब होता है वही डेट निर्धारण करने वाला, वो डेटिंग नहीं समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। डेटिंग विधि जिसका उपयोग पुरातात्विक और वैज्ञानिक प्राचीन वस्तुओं की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जो बात मैंने आप लोग को बताया वही चीज आप लोग को यहाँ पे लिखना है। एक ऐसी विधि है जिसमें हम लोग आयु निकालते हैं, जिसका विज्ञान मतलब इस्तेमाल क्या करते हैं, पुरातात्विक विधि से, यानी पुरातात्विक और वैज्ञानिक प्राचीन वस्तुओं का क्या करते हैं, आयु निर्धारित करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में वस्तु में मौजूद कार्बन 14 की मात्रा, कार्बन 14 की मात्रा को मापा जाता है कि इसमें कार्बन 14 की मात्रा कितनी है। अगर वो माप के, अगर मान लो इसमें अगर मापेगा तो देखेगा कि इसमें कार्बन 14 की मात्रा कितनी है, ठीक है। कार्बन 14 एक रेडियोधर्मी तत्व है। क्या है? एक रेडियोधर्मी तत्व है कार्बन 14, जो समय के साथ क्षय होता है। क्या होता है, जैसे जैसे समय होते जाता है और वो धीरे धीरे कार्बन की मात्रा घटने आती है। क्षय का मतलब होता है घट जाना, ठीक है। अभी मान लो ये इतना मोटा है, ठीक है। अभी हम इसको अगर मान लो 10 साल या 100 साल के लिए छोड़ देंगे तो इसको धीरे धीरे क्या होगा, अगर मान लो लोहा ही मान लो एग्जाम्पल के, जल्दी अगर छह चाहते हैं तो एक लोहे के रड को आप सीधा जंगल में फेंक देना, उसके बाद 2 साल के बाद जाके देखना वो छह करके पूरा इतना पतला हो जाएगा, ठीक है। तो वही होता है कार्बन में कि अगर वो जैसे जैसे वस्तु पुराना होगा उसके कार्बन की मात्रा कम होगा, कार्बन में क्षय होने लग जाएगा। वही चीज यहाँ पे समझा रहा आपको। एक रेडियोधर्मी तत्व है जो समय के साथ साथ क्षय होता है। इसलिए वस्तु में जो है मौजूद कार्बन की मात्रा क्या होती है, कम होने से पता चलता है कि वस्तु कितनी पुरानी है। अगर वस्तु में कार्बन की मात्रा जितना कम होगा उतना समझिए वस्तु पुराना है। तो एक तरह का डेट निकालने का विधि है, वैज्ञानिक विधि कार्बन 14। बस यही चीज आप लोग समझ लो, एग्जाम में जाकर के छाप लेना जो भी माइंड में आए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन 14 ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। कह रहा हम लोग को कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के किन्हीं 2 मुख्य स्रोतों के नाम लिखें। देखो काफी शानदार प्रश्न क्वेश्चन, इसको आप लोग गलती से मिस नहीं करना आप लोग को। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के किन्हीं 2 मुख्य स्रोत। अब देखो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हम लोग को कैसे मिला था, उसके लिए तो कुछ स्रोत तो चाहिए ना। तो वही चीज हम लोग पता चला कि पूरे प्राचीन भारत के इतिहास के पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग को ये पता ही नहीं कि आखिर ये चीज हम लोग को जानकारी दिया कौन। जानकारी कोई दिया तभी ना इतिहास बना। जैसे अभी मैं बताया आप लोग को कि इतिहास तब लिखा गया ना जब अभिलेख मिला। तो अभिलेख के अलावा भी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हमको पुराने जमाने की जानकारी मिलती है। तो जैसे हम देख सकते हैं, एक तो मानेंगे पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत में वही अभिलेख आ जाएगा आपका, ठीक है। और एक आ सकता है साहित्य स्रोत, जो कि किताब या फिर पुस्तक वगैरह जो भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो कुछ और बोलने जा रहा था मैं, मतलब आधा किताब का वर्ड ले रहा था, आधा पुस्तक का वर्ड ले रहा था, यानी दोनों फंस के कुछ और कॉम्बिनेशन वाला वर्ड बनने वाला था। चलो कोई नहीं। तो देखो लिखना किस तरह आप लोग को, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के जो है मुख्य स्रोत में से हम 2 चीजें आप लोग के लिए सेलेक्ट किया है। एक पुरातात्विक स्रोत, जैसे मैंने आप लोग को बताया पुरातात्विक स्रोत में क्या होगा, इनमें प्राचीन काल की वस्तुएं हो सकती है कोई भी, या कोई इमारतें हो सकती है, कलाकृतियां हो सकती है, कोई कला करके किसी में खरोज करके या फिर कोई डिजाइन वगैरह बनाया गया हो, उससे भी हम कुछ ले सकते हैं, ठीक है। और अन्य अवशेष भी शामिल हो सकते हैं पुरातात्विक स्रोत में, ठीक है। एक पॉइंट ये लिख देना। अब देखो साहित्यिक स्रोत में आप क्या लिख सकते हो, तो साहित्यिक स्रोत में जो है एक तो पहले आप लोग को लिख देना कि निम्नलिखित स्रोत है, एक तो पुरातात्विक स्रोत, एक तो साहित्य स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में हमने दे देंगे वो सारे पॉइंट है। साहित्य स्रोत में क्या देंगे, साहित्य स्रोत में देंगे कि इसमें प्राचीन काल के ग्रंथ हो सकते हैं, पुराने जमाने के जो ग्रंथ है, पुस्तक है, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे मनुस्मृति हो गया, उसके बाद आपका महाभारत हो गया, या फिर आपका रामायण हो गया। इस तरह के क्या है ग्रंथ कुछ है प्राचीन काल में ग्रंथ, उससे हो गया लेख हो गया, कोई कविता हो गया जो पुराने जमाने में लिखी गई है, ठीक है। और अन्य साहित्य रचनाएं हैं, साथ ही साथ आपका जैसे पुस्तक, कुछ कुछ पुस्तक है, जैसे आपका विशाखा दत्त हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, एंड आपका मैगस्थनीज का इंडिका हो गया, ये सब पुस्तक हो गया। राजतरंगिणी हो गया, उसके बाद आपका अभिज्ञान शकुंतलम,
ये सब, ये सारे जितने भी जो ग्रंथ हैं इन सब चीजों से भी हमको पुराने जमाने के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सब भी पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत, ठीक है। तो मेनली देखा जाए तो दो चीज है, एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातत्व स्रोत। पुरातत्व स्रोत में हमारा अभिलेख, सिक्के, भागनवाश जो भी आएगा वो सारा चीज पुरातत्व स्रोत में आ जाएगा। और साहित्यिक स्रोत में आ जाएगा तुम्हारा पुस्तक एंड क्या होगा, लेखक, कविता, जो भी ग्रंथ वगैरह है जो लिखी हुई हो पुस्तक के रूप में, वो हमारा जाएगा साहित्यिक स्रोत में, ठीक है। क्लियर है, आप लोग इजीली लिख लोगे। यहाँ पे आप लोग को इंग्लिश में दिया हुआ है, इंग्लिश वाले के साथ नाइंसाफी तो नहीं हो रही है, देख रहे आप लोग को ना। चलो दी आगे देखिए, क्वेश्चन 5 को देखिएगा। क्वेश्चन 5 हम लोग को पूछ रखा है, किन्हीं 8 महाजनपदों के नाम लिखेंगे। ये तो क्वेश्चन काफी शानदार है, बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए। 8 महाजनपद के नाम अगर एग्जाम में पूछ ले तो आप लोग को रट जाना सारा, ठीक है। 8 में तो 4 जरूर पूछने वाला है। और अगर महाजनपद के नाम अगर याद रहे तो आप लोग इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे बन सकते हैं, अगर याद रहा आप लोग को तो। फिलहाल देखो मैंने लिख दिया है, प्राचीन भारत में 8 महाजनपद, जो अंग हो गया, मगध हो गया जो कि सबसे शक्तिशाली था, आप लोग पढ़ रखा है। 16 टोटल कितने थे, 16 थे टोटल महाजनपद, 16 थे। 16 में आपको 8 पूछ रखा है, कम से कम एटलीस्ट तो 8 याद होना चाहिए। तो 16 में से सबसे शक्तिशाली कौन था, मगध था, सबको पता है ना, पता है, पता कर लेना, नहीं पता तो। वत्स हो गया, कौशल हो गया, चेदी हो गया, मल्ल हो गया, उसके बाद पांचाल हो गया, ठीक है। इसके अलावा कौन है, पांचाल के अलावा आपका दिया हुआ यहाँ पे सूरसेन। ये 8 को आप लोग को याद रखना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप लोग को इसका पीडीएफ ले लेना है। पीडीएफ आपको जो है बिहार बोर्ड एजुकेशन ऐप में मिल जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन हम लोग क्या पूछे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कोई समझाने की बात नहीं आ रही है। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन 6, जो कि काफी शानदार प्रश्न है। ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ ना, कितना टाइम हो गया क्लास का, अरे यार 21 मिनट इतना ही क्वेश्चन में हो गया, जल्दी खत्म करना पड़ेगा। महाभारत में वर्णित विवाह के प्रकार का उल्लेख करें। देखो ध्यान से आप लोग किस तरह बताना पड़ेगा। महाभारत में वर्णित विवाह के प्रकार निम्नलिखित हो सकते हैं। नंबर 1 में लिखेंगे ब्राह्म विवाह, आप लोग इससे परिचित होंगे। देखो मैंने ऐसे जो है महाभारत में कहीं पे मिलता है 8 प्रकार के विवाह, कहीं 5 प्रकार के, ज्यादातर आप लोग देखोगे 8 प्रकार के विवाह मिलते हैं। मनुस्मृति हो गया, महाभारत हो गया, उसके साथ साथ आपका कैटिल का अर्थशास्त्र हो गया, इन सबों में लगभग 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे आप लोग को जो है 4-5 प्रकार के विवाह का नाम लिया है, क्योंकि यहाँ पूछ रखा वर्णित विवाह के प्रकारों का उल्लेख करें, तो इतना नहीं लेंगे। अगर 2 मार्क्स पूछे तो आपको 2-4 लेना है, और 5 मार्क्स पूछे तो ले लेना 8 हो, और सबको जो है डिटेल से कर देना है, ठीक है। देखो महाभारत में वर्णित विवाह के प्रकार निम्नलिखित। सबसे पहले ब्राह्म विवाह। इसमें क्या होता है, इसकी खूबी क्या है कि इसमें जो होते हैं ना वर, यानी जो लड़का हुआ, और वधु जो लड़की हुआ, वधु है ना, क्या है, हाँ वधु ही है, वर और वधु, वधु क्या हुआ, लड़की हुआ। इन दोनों में क्या होता है, आपसी जो है मिलान होता है, मतलब कहने का मतलब कि हाँ दोनों जो है आपस में तैयार है शादी करने के लिए, ठीक है। एक पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन कि लड़के के माँ बाप भी तैयार है, यानी यहाँ पे चारों इंसान तैयार है, लड़के के माँ बाप भी, लड़की के माँ बाप भी, दो उधर हो गया, लड़का भी और लड़की भी, यानी सभी के जो है मर्जी सब कुछ शामिल है। तो मतलब ये विवाह हो गया ब्रह्म विवाह, ठीक है। दूसरा होता है दैव विवाह। दैव विवाह में क्या होता है, ये विवाह वर और वधु के रिश्तेदार की सहमति से होता है। इसमें लड़का लड़की को पूछा नहीं जाता है, मतलब नाइंसाफी कर दिया जाता है कि मतलब ना क्यों नहीं पूछना, कोई से किसी से नहीं पूछना, मेरी मर्जी चलेगी। यानी लड़के का माँ बाप, लड़की का माँ बाप जो बात कर लिया, होना है तो होना है। इस वाले विवाह को क्या कहते हैं, इस वाले को कहते हैं दैव विवाह। क्या कहते हैं, दैव विवाह, याद रहेगा। दैव विवाह में क्या होते हैं, मतलब लड़का लड़की किसी का नहीं सुना। आप लोग भले लव मैरिज कर लो, लेकिन हमको जहां करना है वहीं करवा के रहेंगे। ये रहेगा लड़के का माँ बाप का या फिर लड़की के माँ बाप का कहने का, ठीक है। फिलहाल देखो असुर विवाह। ये देखो असुर विवाह में क्या होता है, देखो यहाँ पे असुर विवाह, ये विवाह जो है द्वारा बलपूर्वक किया जाता है। इसको राक्षस विवाह भी शायद में भी कहते हैं ना। असुर विवाह मतलब क्या कहते हैं, जो बलपूर्वक, जिसको हम किडनैप वाला विवाह नहीं कहते हैं। लड़की अगर मान लो कि लड़का को पसंद आ गया कोई लड़की, कि मुझे जो है इस लड़की से शादी करना है, और लड़की ना कर दिया, लड़के के माँ बाप भी तैयार नहीं और कोई तैयार नहीं, सिर्फ लड़का चाहता है कि मुझे जो है करना है तो है, उसको जबरदस्ती किडनैप कर लेगा। जबरदस्ती जो शादी किया जाता है उसको कहते हैं असुर विवाह। और ये सिर्फ जो ये जो सिर्फ संपन्न हो सकता है वो सिर्फ लड़के के द्वारा ही हो सकता है। लड़की असुर विवाह नहीं कर सकती। लड़की जो जबरदस्ती किसी को किडनैप नहीं, उसको तो खुद अंदर कलेजा वगैरह नहीं होता, किडनैप करना तो क्या करेगी, है ना। तो असुर विवाह में क्या होता है कि जो लड़का जो होता है बलपूर्वक दिया हुआ ना, ये विवाह द्वारा, वर मतलब लड़का द्वारा बलपूर्वक होता है, यानी अपने ताकत का, अपने जो उसके अंदर आर्थिक स्थिति वगैरह, जो अच्छा पैसे वगैरह का अगर घमंड वगैरह भी है, तो उस चीज का इस्तेमाल करके वो जबरदस्ती करके वो शादी करता है, ठीक है। कौन सी विवाह में, असुर विवाह के अंदर आता है ये चीज। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह तो काफी फेमस है, अभी तो सबसे ज्यादा चल रहा है गंधर्व विवाह।
चलो गंधर्व विवाह आप लोग कौन कौन करने वाले हो मुझे खबर कर देना। गंधर्व विवाह में क्या होता है, ये विवाह जो है वर और वधु की सहमति से होता है। जो वर होता है लड़का और लड़की होता है आपस में सहमति है, भले उसके माता पिता सहमत हो या ना हो। किसी किसी में हो जाता है, तो अगर वो हो जाता है तो फिर वो ब्रह्म विवाह में हो जाएगा, चले जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा, ये गंधर्व विवाह में हो जाएगा, लेकिन बिना माता पिता की सहमति के, है ना। दिया हुआ है माता पिता की सहमति नहीं है, लेकिन वो जैसे भाग के लेके जा रहा है ना, आजकल ट्रेंडिंग में आप जो देख रहे हो, जो भाग के लेके जा रहा है और फिर जाकर के यूट्यूब में वीडियोस वगैरह बनता है, आप लोग जैसे कि देखते होंगे। तो ये जो है हमारा जो फेमस हो रहा है वो गंधर्व विवाह हो रहा है, ठीक है। दूसरा प्रेम विवाह, काफी उसी का सिमिलर है। ये विवाह अवर वधु प्रेम के आधार पर होता है, एकदम सच्चा प्यार, जिसको हम लव मैरिज को अरेंज मैरिज बदलते हैं, उसी को कह सकते हैं। यानी प्यार तो हुआ, इसमें जो है फैमिली वगैरह भी, मतलब एक सही सलामत जो है ना, जो पूरा प्रेम के साथ उसको सही रिश्ते में जो बदल दिया, यानी एक तरह का उसको अच्छी तरह से जो पता चल गया कि हाँ ये एक्चुअल में अरेंज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया प्रेम विवाह। मतलब गंधर्व विवाह, इसमें थोड़ा अंतर ये है कि ये भाग के जाएगा, यानी बिना माता पिता को बताए, बिना सहमति के भाग जाएगा। इसमें क्या होगा कि प्रेम विवाह में दूसरे से प्यार होगा, एकदम सही सलामत जो है, पूरा सब कुछ जो है, जो उसका ये था प्रक्रिया वगैरह सारा कुछ पूरा भी करेगा। और शायद में भी उसी आधार पे जो है दे रहा है यहाँ पे। तो फिलहाल जो आप लोग को समझ जाना है, बाकी ये विवाह के बारे में जो है ज्यादातर आप लोग को पता भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, इतना फॉलो भी नहीं होता है। आजकल सबसे ज्यादा दो ही तीन ही विवाह फेमस है, एक गंधर्व विवाह जबरदस्ती वाला, ठीक है, वो वाला राक्षस विवाह, और एक जो विवाह है वो ब्राह्मण विवाह, और जो तीसरा विवाह है वो आपका गंधर्व विवाह जो कि लव मैरिज है। यही तीन चार विवाह फेमस है। प्रेम विवाह सेम उसी प्रकार का जाएगा। फिलहाल त्रिपिटक को देख लेते हैं। त्रिपिटक क्या है, ये तो काफी शानदार प्रश्न है। त्रिपिटक के बारे में आप लोग को सभी को पता होगा। क्या होता है त्रिपिटक, देखो यहाँ पे त्रिपिटक एक तो एक्चुअल में बात किया जाए तो एक ग्रंथ कह सकते हैं इसको, जो कि बौद्ध धर्म का तीन पिटक या तीन टोकरी जो भी बोले आप, इसका तीन खंड है, जिसमें आप लोग पता होगा धम्म पिटक या फिर विनय पिटक और सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक। इसमें तीनों को जो है अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी मिलती है ना। चलिए जैसे देखते हैं हम लोग, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के तीन मुख्य ग्रंथों का संग्रह है। इन ग्रंथों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत हो गया, उसके क्या सिद्धांत थे, दर्शन हो गया और कर्मकांड, यानी क्या कर्मकांड है और दर्शन क्या है, सिद्धांत क्या है, इन तीनों चीजों के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में, मतलब अलग अलग पार्टों में जो डिवाइड है, जो कि त्रिपिटक है ना। त्रिपिटक तीन भागों में, चलो तीनों भागों का नाम देख लेते हैं और किसमें क्या वर्णित है ये भी चीज हम लोग जान लेते हैं। जैसे पहला आता है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या होता है, यहाँ पे सूत्र दिया हुआ, सूत्र पिटक ये क्या होता है, ग्रंथ बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, यानी बुद्ध ने क्या क्या उपदेश दिए, क्या क्या लोगों को बताए, क्या करना है, किस राह पे चलना है, क्या नहीं करना है, इन सब चीजों के बारे में जो मिलता है हमको, कौन से भाग मिलता है, सुत्त पिटक में। याद रहेगा कौन से भाग में, सुत्त पिटक में, त्रिपिटक का सुत्त पिटक में। विनय पिटक में क्या मिलता है कि यह ग्रंथ बौद्ध के संघ के नियमों का वर्णन करता है, उसके जो नियम है उसका जो पालन करता है। जिस तरह हम क्या करते हैं कि कोई टीचर अगर कुछ अच्छे रास्ते से चल रहा है और जो जो चीज फॉलो करता है, एक तरह का हम कहते हैं फॉलोवर, यानी जो जो चीज करने करके वो गए, ठीक है, जिस चीज को वो अच्छा माने उस चीज को एक तरह से हम उसको उर्दू भाषा में सुन्नत भी कह सकते हैं, है ना। जो उर्दू भाषा में हम कह सकते हैं उसको सुन्नत भी कह सकते हैं। जो इस्लाम धर्म में होता है कि जो चीज करके गए तो उसी चीज को फॉलो करना, तो बौद्ध धर्म जो जो करके गए उस चीज के बारे में जो वर्णित है वो किसमें, विनय पिटक में, ठीक है। उसका दूसरा था अभिधर्म पिटक। अभिधर्म पिटक में क्या होता है, यह ग्रंथ बौद्ध धर्म के सिद्धांत और दर्शन का संग्रह है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत और दर्शन का क्या है, संग्रह है अभिधर्म पिटक में। यहाँ पे दिया हुआ है, दिस बुक इज कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एंड फिलोसफीज ऑफ बौद्धिज्म, यानी उसके जो प्रिंसिपल, उसका सिद्धांत क्या है और उसने क्या चीजें बताए, है ना। इन सब चीजों के बारे में जो है अभिधम्म पिटक में वर्णित है, याद रखेंगे। देखो एक बार पहले से आप लोग जान लो, सुत्त पिटक में क्या हुआ, उसके उपदेश, क्या भाषण दिए, क्या कहे, वो चीज हो गया। दूसरा में क्या है कि ग्रंथ में जो उसके नियम, क्या क्या नियम है बौद्ध धर्म के लिए, क्या क्या होना चाहिए लागू, जो कि एक प्रॉपर बौद्ध कहलाएगा, ठीक है। और तीसरा में हो गया आपका इसके जो है दर्शन, ठीक है, दर्शन और सिद्धांत, इसके क्या सिद्धांत के दर्शन है, इस चीज के बारे में आपको तीसरा में मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन आपका 8 देख रहे हैं। जैसे क्वेश्चन का टाइम लग रहा है, मुझे लग रहा है कितना टाइम लग जाए पता ही नहीं। मुगल काल में सिक्कों का संक्षिप्त विवरण दे। सिक्के से आप लोग तो आसानी से जानते होंगे, सिक्के के बारे में सुन रखेंगे। सिक्के क्या है, जो आप लोग खेलते होंगे बचपन में, हाँ वही सिक्के। यहाँ पे मुगल काल में सिक्कों का संक्षिप्त विवरण दे कि मुगल काल में जो सिक्के चलते थे उसका क्या मतलब है, वो क्या है सिक्का। तो देख लो, बता दें आप लोग को क्या था। मुगल काल में सिक्के जो आमतौर पर चांदी और सोने के बने होते थे, चांदी और सोने के। अभी के जमाने में जो चांदी सोना मिलेगा तो होता है कि सिक्का किसी को देगा नहीं,
वो तो मतलब अपना जो है उधर बेचने में लग जाएगा, जितना महंगा भी है। चांदी और सोने के बने होते थे। इन सिक्कों पर जो है मुगल शासकों चित्र या शिलालेख अंकित होते थे। ठीक है, मुगल कोई हो गया, कोई बादशाह है, उस टाइम पे चलता है। जिस तरह महात्मा गांधी का आप लोग फोटो देखते हैं पैसे में, रुपया में, या फिर क्या कहते हैं आपका नोट में, तो उस टाइम पे क्या होता था, सिक्के में जो है कोई जो भी बादशाह हुआ करता था उसका जो है चित्र मिलता था। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता था कि शिलालेख, जो लिखा हुआ लेख हुआ कुछ टाइप का, है ना, उस टाइप का ये हो गया, मतलब शिलालेख होते थे। मुगल कालीन सिक्के के कुछ प्रमुख प्रकार भी है, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग कुछ कुछ प्रकार भी है उसके। जैसे अभी मिलता है ना हम लोग को 10 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, तो उस टाइम पे जो है इसकी अहमियत भी थी कि कौन सा सिक्का का कितना अहमियत होने वाला है। तो कुछ प्रकार, जैसे एक सिक्का चलता था अदली। अदली सिक्का क्या था, ये चांदी का सिक्का था। किसका था ये? चांदी का सिक्का था, जिसका वजन लगभग 11.5 ग्राम का चांदी था। ये लगभग समझो कि एक भरी, है ना, एक भरी। अभी एक भरी जो है लगभग 11.66 ग्राम होता है ना एक भरी में, तो 11.5 थे, 50 थे, लगभग एक भरी के ऑलमोस्ट बराबर ही हुआ, इतना कौन देखेगा, है ना। उसका दूसरा जो सिक्का था दोहरी सिक्का, ये सोने का सिक्का था, जिसका वजन लगभग 10.7 ग्राम, 10.7 ग्राम, लगभग ये एक भरी से थोड़ा सा कम। ये सोने का सिक्का, इसको कहते थे दोहरी, और चांदी वाला को अदली। ठीक है, उसके बाद है एक आदरी, ये चांदी का भी सिक्का था ये भी, जिसका वजन था 5.75 ग्राम, मतलब ये और भी छोटा हो गया, यानी इसका प्राइस कम था। तीसरा था पाई, ये चांदी का, ये भी चांदी का सिक्का था, इसका वजन लगभग 1.50 ग्राम, 15 ग्राम था। यानी जितना सिक्का कम होते गया वजन के हिसाब से, उसका प्राइस भी जो है उस हिसाब से कम जो है चलते रहा। मतलब इस टाइप से कुछ सिक्के का प्रकार था। जैसे भी 2000 का नोट का वैल्यू और समझ लो कि 100 रुपए का नोट का वैल्यू जिस तरह है, सेम उसी प्रकार के आप लोग समझ सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन 9 देखो, अभी बहुत सी बच्चे बोलेंगे 2000 नोट चलता ही नहीं, मतलब जब चलता था, है ना। चलो क्वेश्चन 9 को देखिए कि इतिवृत्त जो है वो क्या है। इतिवृत्त, इतिवृत्त के बारे में आप लोग सुन रखा है, नहीं सुन रखा है तो सुन लीजिए आज। जिसको हम कह सकते हैं एक तरह का हिस्ट्री। जैसे इंग्लिश में मैंने इसलिए लिख दिया, किसी को नहीं समझ में आता ना, तो इधर इंग्लिश में भी देख लिया करो, बहुत हेल्प मिलेगा। आप हिस्ट्री से कनेक्ट, वो हिस्ट्री मतलब थोड़ा हिस्ट्री से सिमिलर है ये। ठीक है, तो इतिवृत्त में क्या होता है, एक तरह का जीवन ही होता है, किसी चीज के बारे में जो जीवन ही लिखते हैं ना। तो हिस्ट्री में तो बहुत कुछ आ सकती है, लेकिन इतिवृत्त एक स्पेशल हम कह सकते हैं किसी का बायोग्राफी एक टाइप का। ठीक है, तो देखो हम कैसे लिख सकते हैं। इतिवृत्त एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें किसी विशिष्ट विषय या कालखंड का विवरण होता है। किसी विशिष्ट विषय हो गया, जैसे अभी 2015 में या 20 में जैसे लॉकडाउन हो गया, ठीक है, उसके बारे में कोई ऐसा जो है ग्रंथ लिखा गया जो उस चीज के उसी टॉपिक के बारे में पूरा जानकारी मिली। ठीक है, जैसे आपको मिल जाए एग्जाम्पल के तौर पे मोबाइल टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी पे कोई बुक लिखी जा रही है तो हम उसको एक इतिवृत्त के रूप में कहते हैं, पूरा टेक्नोलॉजी उसमें भरा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इतिवृत्त में क्या होता था उसी प्रकार का, सॉरी, उसी प्रकार का कुछ था इतिवृत्त। इतिवृत्त एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें किसी विशिष्ट विषय या कालखंड का विवरण होता है। इतिवृत्त में आमतौर पर ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तियों, विचारों और सिद्धांत के बारे में हमको जानकारी मिलती है। समझ में आ गई बात? क्या मिलती है? जानकारी। जिस तरह कोई बाबर, मान लो है, बाबर का इतिवृत्त क्या है, आप लोग पढ़ा होगा बाबरनामा, तो उसमें क्या होता है, उसने अपने बारे में, अपने कालखंड के बारे में, सारी चीज के बारे में उसमें जीवन ही लिख दिया, तो वो हो गया एक इतिवृत्त हो गया। वो एक तरह का हम हिस्ट्री भी कह सकते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं इतिवृत्त, काफी इजी है, आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाइए, नहीं तो फिर दिमाग घूम जाएगा, इसलिए आसान भाषा में आप लोग लिख लीजिए, समझ जाइए। कह रहा है कि अकबर ने जजिया जो है क्यों समाप्त किया था। काफी शानदार प्रश्न है। अकबर जजिया जो आखिर समाप्त किया था, क्या रीजन था, उसको क्या फायदा था, या फिर क्या सोच के समाप्त किया था। आपको पता होगा अकबर ने जजिया जो समाप्त किया था वो कब किया था। अकबर जजिया समाप्त किया था 1564 को, है ना। एंड फिर दूसरी बार जो समाप्त, इसको फिर लागू कर दिया था, फिर दूसरी बार लागू किया था इसको 1575 को। ठीक है, 1564 को समाप्त किया था, फिर 1575 को लागू किया था। फिर क्या हुआ कि 1579 को जो है फाइनली जो पूरी तरह से हटा दिया था जजिया। तो देखो 3 फॉर्मेट में है। अकबर पहले जजिया को समाप्त किया था 1564 को, फिर पता नहीं क्या हो गया, फिर लागू किया 1575 को, फिर इसको 1579 को जो फाइनली जो हटा दिया, डिसीजन ले लिया कि ना अब कभी जजिया नहीं लेना है। लेकिन फिर ये हटाने के बाद फिर जो बादशाह एक औरंगजेब, है ना, औरंगजेब आया और फिर ये 1679 को दोबारा जजिया जो है लागू किया था। फिलहाल इतना हिस्ट्री पे नहीं जाना है डीप में, हमको समझना है कि अकबर जो जजिया कर जो क्यों समाप्त किया था, रीजन क्या था। देखो रीजन क्या था। अकबर ने जजिया कर समाप्त करने के कई कारण बताए गए हैं। इनमें से कुछ कारण निम्नलिखित है, मैं आप लोग को दिखा दिया हूं कि कारण तो बहुत सारे बताए गए हैं, इनमें से कुछ कारण जो है निम्नलिखित है। पहला कारण बताया यह जा रहा है कि इन्होंने ये मानना है कि सभी धर्मों के लोग जो है समान है। अकबर ने माना है, कहा गया है, पुस्तक वगैरह ग्रंथ के हिसाब से मिलता है, अकबर का कहना यह है कि सभी धर्म जो है एक समान है और उन्हें जो समान अधिकार दिए जाने। बिल्कुल सही बात है, जो धर्म है उसको जो भी सबके लिए बराबर है यार, सब इंसान है, उसको धर्म के हिसाब से उसको क्यों हम क्या कहते हैं बांटेंगे, क्यों उसके पास से हम कर्ज लेंगे।
तो ये चीज जो है कहा गया है कि इस वजह से जो है जजिया हटा था। जजिया क्या, जिम्मियों से लिया जाता था। जिम्मी समझते कौन, जिम्मी मतलब जो गैर मुस्लिम होते थे, यानी जो धर्म अलग धर्म के होते थे, जैसे हिंदू हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, अलग अलग रिलीजन के, तो उसी से जो है सिर्फ जजिया कलेक्ट किया जाता था, वसूला जाता था। ठीक है, कि तुम लोग रहोगे तो तुम लोग से ये कर देना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, अकबर ने सोचा कि ना, ये इस धर्म के खिलाफ जो है, मतलब सबको एक बराबर का समान अधिकार देना चाहिए, वो भी इंसान सभी इंसान है, तो जब लेना तो सबसे लो, नहीं तो फिर ऐसा एक तरफा नहीं। तो ये सोच करके भी जो कहा गया है, उन्हें मतलब अकबर का मानना था कि सभी धर्म के लोग समान है और उन्हें समान अधिकार दिए जाना चाहिए, इस वजह से पहला को नहीं लिख सकते हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी माना कि विजय कर एक असंवैधानिक कर है। ठीक है, मतलब सॉरी, उन्होंने ये माना कि जो विजय कर बोल रहा हूँ मैं, क्यों, उन्होंने ये माना कि जो जजिया कर जो है, जजिया कर एक असंवैधानिक कर है। संवैधानिक मतलब कोई रूल, जैसे अभी संविधान लागू है ना भारत का, तो उस टाइम पे कुछ तो कुछ रूल चल रहा था कि न, इस रूल के हिसाब से जो हम लोग इस तरह कर सकते हैं, किसी पे जबरदस्ती नहीं करते, कुछ कुछ बेसिक जो रूल था, तो ये गैर संवैधानिक लो तो सबसे लो, जो बताए वही चीज को थोड़ा सा रिपीट किया आप लोगों को खुल करके, बात कुछ नहीं है। ठीक है, उन्होंने ये भी माना कि जजिया का जो धार्मिक अहिंसत्व को बढ़ावा देता है, यानी धार्मिक क्या बोल रखे है, असहिष्णुता को बढ़ावा देता है ना। क्या दिया, असहिष्णुता यहाँ पे दिया होगा आपका, he also believe that जजिया टैक्स प्रमोट्स रिलीजन इंटरनेंस। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मुझे भी पता नहीं एक्चुअल क्या होता है ये असहिष्णुता। मतलब इन्होंने ये माना कि जजिया कर जो धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा दिया, मे बी शायद ये धर्म के हिसाब से तरह का बंटवारा कह सकते हैं, एक तरह का एक दूसरे के प्रति नफरत टाइप का, शायद मे बी ऐसा कुछ हो। एक बार आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, मतलब ये वाला पॉइंट को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट, क्वेश्चन 11 आपके समक्ष स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आप लोग क्या पूछ रखा है। आईने अकबरी के विषय में आप क्या जानते हैं। आईने अकबरी के विषय में आप लोग को कुछ छोटा सा पॉइंट इंट्रोडक्शन देना है, आप लोग क्या जानते हैं इसके बारे में, देखो ध्यान से। आईने अकबरी के द्वारा जो लिखा गया, आईने अकबरी अकबर द्वारा लिखा गया है, सबको पता होना चाहिए आईने अकबरी अकबर द्वारा लिखा गया, एक्चुअल में अकबर ने लिखवाया था। ठीक है, इसके लेखक जो है वो आप लिख सकते हैं अबुल फजल द्वारा, मतलब अकबर के कहने पर अबुल फजल द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, अबुल फजल, आप लोग को पता होना चाहिए ना, अबुल फजल ने लिखा था आईने अकबरी, क्योंकि अबुल फजल जो है वो एक्चुअल में अकबरनामा के लेखक थे। किसके लेखक थे, अकबरनामा के। और अकबरनामा का जो तीसरा भाग है जिसका नाम है आईने अकबरी, तो हम लोग लिख सकते हैं कि आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल है, जिसमें अकबर के बारे में जीवनी मिलता है। इस तरह प्रकार भी लिख सकते हैं, लिखा गया एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में मुगल साम्राज्य के प्रशासन हो गया, किस प्रकार का प्रशासन था, है ना, कहां तक फैला हुआ था, उसके कानून क्या रूल थे, क्या कानून थे, उसका अर्थव्यवस्था क्या, उन लोग का रोजगार था, खाने पीने का, कैसे कमाई करने का क्या व्यवसाय था, अर्थव्यवस्था हो गया, समाज के बारे में, इन सब के बारे में जानकारी दी गई है किसमें, आईने अकबरी में। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग, लिखना किस तरह की, आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई एक क्या है, ग्रंथ है, अकबरनामा का भाग है। ठीक है, या फिर लिख सकते अकबरनामा का तीसरा भाग है, जिसमें अकबर के काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि वहां पे किस प्रकार के समाज थे, किस प्रकार की आर्थिक स्थिति, किस प्रकार के वहां के जो है नगर वगैरह था, किस प्रकार का कानून था, किस प्रकार का प्रशासन था। ये सारी चीजें आप लोग खुद से बना के लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। आईने अकबरी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है जो मुगल साम्राज्य के बारे में हमको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। एक महत्वपूर्ण क्या है, दस्तावेज है, या फिर हम कहते हैं ग्रंथ है या पुस्तक है, जो भी बोले आप, एक जो महत्वपूर्ण हमको जानकारी प्रदान करते हैं। इस तरह से आप लोग को लिख लेना है। मुझे पता है कि आप लोग सारी चीजें समझ में आ रही होगी, फिलहाल नहीं आ रही तो दोबारा फिर वीडियो को आप लोग रिप्ले कर दीजिए, समझ में आ जाएगी, या फिर पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार अपने भाषा में समझ लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापत्य कला की दो विशेषताएं, मेरा मेन मकसद है कि जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वो चीज आप लोग को दिखाना है। ये सारे क्वेश्चन जो काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन इंपोर्टेंट, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ जाइए। बाकी अपने लैंग्वेज में आप लोग लिख लेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ ये रट करके आप लोग लिखें। मैंने एक हिंट्स की तरह आप लोग को दिया किस तरह से लिखा जाता है और कैसे आप लोग आंसर लिख सकते हैं। बाकी समझा दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, या फिर और अपने अच्छे से खुद से और अच्छा लिख सकते हैं तो भी लिख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन 12 का हमको विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की दो विशेषताओं का उल्लेख करें। स्थापत्य कला मतलब क्या होता है, स्थापत्य कला के बारे में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, होता है क्या स्थापत्य कला, पहले मैं इसको डिटेल से आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे स्थापत्य कला क्या होता है, जैसे मैंने एक मैप बनाया है, क्या बनाया, एक दिख रहा है आप लोग को, ये मैंने एक ड्राइंग बनाया। ठीक है, ड्राइंग में मैंने दिखा दिया कि ये जो है यहाँ पे एक जो घर होना चाहिए, ये यहाँ पे रास्ता होना चाहिए, यहाँ पे जो एक बालकनी होना चाहिए, है ना,
उसके बाद यहाँ पे एक जो है दो बेडरूम होना चाहिए। ये कुछ इस प्रकार से मैंने जो है एक डिजाइन किया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चित्रकला। क्या हो गया ये, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है आपको स्थापत्य कला और चित्रकला के बारे में। ये हमारा हो गया चित्रकला, यानी किसी चीज को मैंने सिर्फ पेपर में या फिर पेंट में मैंने चित्र बना दिया, वो क्या हो गया हमारा चित्रकला। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि चित्रकला का विकास सबसे अधिक किसके टाइम पे हुआ था, तो आपको लगाना है जहांगीर, ठीक है। क्या लगाना है, जहांगीर। लेकिन अब हम इस स्थापत्य कला कब बनेगा, स्थापत्य कला तब बनेगा जब इसको हम डिजाइन को पूरी तरह से हम भवन में बना देंगे या फिर किसी आकृति में बना देंगे, ठीक है। अब मैंने ये डिजाइन पेपर बना दिया, चित्रकला बन गया। इसी डिजाइन को जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा सकता हूँ, जैसे आप अपने पास अगर आपको कोई नोट है, रुपया है, या फिर महात्मा गांधी का आपने फोटो रखा है वहां पे, तो वो क्या चित्रकला का उदाहरण हो जाएगा। उसी महात्मा गांधी का अगर कोई स्टेच्यू बन गया, कोई मूर्ति बन गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका स्थापत्य कला के अंदर आ जाएगा। समझ में आ गया आप स्थापत्य कला और चित्रकला में अंतर, क्योंकि क्वेश्चन पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर मैंने यहाँ पे एक जो है ये बनाया पिलर बनाया, ठीक है। मान लो ये मेरा जो है लाल किले क्या कहते हैं कुतुब मीनार है, ये क्या कौन सा मीनार है, ये कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का मैंने नक्शा बना दिया, मान लो ये कुतुब मीनार का नक्शा है, ये कुतुब मीनार का नक्शा नहीं बनाइए, चलो पता नहीं क्या बना, समझ नहीं आ रहा है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि कुतुब मीनार का मैंने एक नक्शा बनाया यहाँ पे, ठीक है। कैसे नक्शा है नहीं पता मुझे फिलहाल। और इसी नक्शे को अगर मैंने पूरा ईंट से जोड़ के जो है बनाने लग गया, तो हमारा ये हो जाएगा स्थापत्य कला। लेकिन जब वो नक्शा बनाया पेपर में, वो क्या बना चित्रकला, तो वो चित्रकला का उदाहरण हो जाएगा। और जब वो बन गया तो वो हो गया स्थापत्य कला का, ठीक है। तो एक भवन का, अगर एक घर का, एक सड़क मतलब शहर का अगर हम ड्रॉइंग करते हैं किसी कॉपी में, वो हो जाएगा चित्रकला में एग्जाम्पल में आ सकता है। और जब उसी ड्रॉइंग को जब तैयार करते हैं फिजिकली, ईंट पत्थर वगैरह जो भी चीज से जोड़ जोड़ के, तो वो हमारा आ जाएगा स्थापत्य कला के अंदर। तो समझ में आप लोग आ गई स्थापत्य कला और चित्रकला में अंतर। तो अगर आपको पूछेगा स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके काल में हुआ था, तो शाहजहां के काल में हुआ था। चित्रकला का विकास सबसे अधिक किसके काल में हुआ था, तो आप बोलेंगे जहांगीर काल में हुआ था, ठीक है। दोनों क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो फिलहाल वही क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को, विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की दो विशेषताएं को समझाए। तो आपको स्थापत्य कला समझ में आ गया, भवन निर्माण वगैरह समझ में आ गया ना। अब हमको आसानी हो जाएगा इसको समझने के लिए, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। पहले हम जानते हैं विविधता। विविधता का मतलब होता है कोई चीज का जो एक तरह हम धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं, यानी सब चीज को समानता, है ना। विविधता वही कहते हैं ना, यहाँ पे दिया हुआ है डाइवर्सिटी, ठीक है। विविधता में क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापत्य कला में विभिन्न शैलियों के क्या कहते हैं समावेश है। इन शैलियों में हिंदू, जैन, मुस्लिम, यूरोपीय और शैलियां भी शामिल है। बताया हम लोग को विविधता मतलब कोई जो है उसके अंतर जो है अलग नहीं, सब जो है साथ, यानी सबको लेकर चलना। इसलिए कहता है ना भारत विविधताओं का देश है, इसमें सब कोई रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी है, उसी को कहते हैं विविधता। मतलब कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई किसी तरह का एक दूसरे से वो नफरत वाली नहीं, एकता में रहना, उसी को हम कह सकते हैं विविधता, एक तरह का सिमिलर कह सकते हैं ना। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापत्य कला में जो है सभी चीजें शामिल थी, ठीक है। चाहे वो हिंदू का हो, जैन का हो, मुस्लिम का हो, यूरोपियन का हो, हर एक चीजें जो है शामिल थी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हम लोग को क्या पूछ रखा है, ध्यान से देखिए। विविधता में आप लोग क्या लेना है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला में विभिन्न शैलियां मतलब जो बना हुआ था, ठीक है। शैलियां क्या कहते हैं समावेश थे। इन शैलियों में जो है हिंदी, जैन, मुस्लिम सभी चीजें को जो है चीजें बना हुए थे, सभी चीजों का जो है मतलब जो भी जिसका जैसा रूप होना चाहिए, चाहे मुस्लिम का रूप हो या भी जो भी चीजें है। शैली का मतलब एक तरह कह सकते हैं मूर्ति भी कर सकते हैं, बनावट भी कह सकते हैं, ना। वही चीज को कहते हैं शैली, स्टाइल या फिर डिजाइन जो भी कह सकते हैं हम लोग। इसमें जैसे आप लोग देखोगे मंदिर का डिजाइन कुछ इस प्रकार से होता है ना। ये इस प्रकार से जो है मंदिर का डिजाइन किया था। उसी प्रकार से अगर आप लोग जाएंगे मस्जिद का डिजाइन तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, है ना। तो ये देखो ये हो गया हमारा मस्जिद का डिजाइन। उसके बाद अगर हम जाएं कुछ और चीजों के बारे में, मुझे तो इतना सबका डिजाइन के बारे में नहीं पता, तो सभी डिजाइन का प्रयोग किया गया था। ये नहीं कि ये हिंदू वाला डिजाइन खरीद करेंगे तो सिर्फ जो है हिंदू ही हमसे खुश रहेगा, तो कहीं पे जो मस्जिद वाला भी डिजाइन किया गया, ठीक है। कहीं पे जो है आपका जो गुरुद्वारा वगैरह कोई चीज का अलग अलग डिजाइन होगा। अगर जैसे सिख का कोई अलग डिजाइन, मुझे तो सबका डिजाइन नहीं पता, मैं स्पेशली दो ही का डिजाइन पता है कि मंदिर का कुछ इस प्रकार से डिजाइन होता है, मस्जिद का कुछ इस प्रकार से डिजाइन होता है। तो सभी डिजाइन को वो लोग रखा था, कोई ऐसा नहीं किसी एक को नहीं रखा था। मतलब जो बनाने में जो भवन वगैरह जो भी बनाया था, तो विविधता में आप लोग को ये चीज लिख लेना है, ठीक है। एंड दूसरा है क्या है, भव्यता। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापत्य कला में बहुत ही भव्य और विशाल थी। मतलब भव्यता मतलब बड़ा, जो भी करना था एकदम अच्छा करना है, बड़ा लेवल पे करना है, ठीक है, उसको कहते हैं भव्यता, है ना। वही चीज है ना पे ग्रैंडियर।
ग्रेनेडियर। तो देखो यहाँ पे क्या दिया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला बहुत ही भव्य और विशाल। इन इमारतों में मंदिर, महल, किले और अन्य सार्वजनिक भवन जो है शामिल थे। ठीक है, तो ये स्थापत्य कला में आप लोगों को लिख देना है 2 पॉइंट। एक तो क्या कि सभी तरह की शैली अपनाया, चाहे वो मुस्लिम का, हिंदू का हो, हर शैली का मतलब क्या होता है, आकृति, स्टाइल। ठीक है, मंदिर का स्टाइल, मस्जिद का स्टाइल, हर तरह का शैली अपनाया। इससे वो क्या बन गया, विविधता बन गया। 1 पॉइंट ये हो गया। दूसरा में क्या, भव्य यानी बड़ा, विशाल आकृति देना, हर एक चीज को बड़ा लेवल पे करना। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे विजयनगर साम्राज्य मंदिर के प्रवेश द्वार को जो बड़ा बनाते हैं, जिसके गोपुरम के नाम से जानते हैं, प्रवेश द्वार कहते थे, एकदम बहुत बड़ा होते थे, एकदम लगता है कि एकदम गिर जाएगा, इस टाइप का। तो ये चीजें खूबी आप लोग को लिख लेना है। फिलहाल आगे देखते हैं क्वेश्चन 13। काफी टाइम शायद हो रहा है हम लोग का। सूफीवाद से आप क्या समझते हैं? सूफीवाद देखो ध्यान से, सूफीवाद इस्लाम की एक आध्यात्मिक परंपरा है। ठीक है, इस्लाम की एक आध्यात्मिक परंपरा है। सूफीवाद में जो ध्यान, भक्ति, प्रेम के माध्यम से ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करने को जोर दिया जाता है। स्पेशली जो कहा जाता है सूफीवाद में क्या होता है, इस्लाम की क्या है, कह सकते हैं हम संप्रदाय भी कह सकते हैं, इस्लाम को मानने वाला कह सकते हैं उसको हम, जो ईश्वर के लिए जो है अपने आप को एकदम ऐसे इसमें बिता देता है कि दुनिया से कोई मतलब नहीं, एकदम शांति, उसके लिए सिर्फ इबादत करना, हर एक चीज को सिर्फ वही चीज सोचना, दिन रात हो गया, कोई दुनियादारी से मतलब नहीं। उसी को कह सकते हैं प्रेम के साथ, मध्यम के साथ, क्या बोलते हैं, सूर्य में ध्यान हो गया, पूरा ध्यान के साथ भक्ति, उसके लिए जो भी भक्ति करना है, भजन वगैरह जो भी, या फिर जो भी चीजें पढ़ना वगैरह होता है, ठीक है, किताब वगैरह, या फिर जो चीज पाबंदी फॉलो वगैरह करना है, उसे हम कहते हैं पूरा भक्ति। ठीक है, और प्रेम माध्यम से ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करने का जोर, यानी इतना कुछ करना कि ईश्वर के साथ हो जाए, करीब जाए ईश्वर से, उसको ये करने लगे, मतलब उसको एक तरह से अपना मानने लगे, हाँ मेरे प्रति ये मेरा सच्चा जो है भक्त है, जो कि मतलब इतना कुछ कर रहा है। ठीक है, एकता प्राप्त करने को जोर दिया जाता है। सूफीवाद में कई अलग अलग जो शाखाएं हैं, लेकिन सभी शाखाएं का जो एक ही मूल सिद्धांत है। शाखाएं तो कई कई है, लेकिन सब जो जाके मिलता है एक ही शाखा पे, सबका जो मतलब एक ही निकलता है। ठीक है, तो आप लोग को सूफीवाद में लिखना है। सूफीवाद इस्लाम के एक ऐसी जो है संप्रदाय है, या फिर लिख सकते हैं कि अनुयायी है, जो हाँ हाँ संप्रदाय अनुयायी को भी यूज कर सकते हैं, में भी, जो कि मतलब पूरी तरह से ईमानदारी के साथ जो है उस चीज में लग जाते हैं, पूरा शांति के साथ, पूरा भक्त में लग जाते हैं, एंड पूरा ध्यान के साथ, पूरा प्रेम के साथ, इन सब चीज के साथ लग जाते हैं, जिससे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। अलग अलग शाखाएं, लेकिन सभी शाखाएं का मतलब सेम है। फिलहाल क्वेश्चन 14 को देखिए, किताबुल हिंद पर जो है टिप्पणी लिखें। किताबुल हिंद क्या है? तो किताबुल हिंद जो है क्या है कि अल-बरूनी द्वारा लिखा गया एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भारत के इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और विज्ञान के बारे में जो है जानकारी दी गई है। किताबुल हिंद एक जो है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, किताबुल हिंद जो है, पहले आपको एग्जाम में पूछा गया किताबुल हिंद के लेखक कौन है, तो अल-बरूनी है। कौन है? अल-बरूनी। आप लोगों को नहीं पता तो ऑब्जेक्टिव से बना सकते हैं सब्जेक्टिव। जैसे आप लोग बोल सकते हैं किताबुल हिंद के बारे में, किताबुल हिंद पुस्तक जो है अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया है। अल-बरूनी का यात्रा वृत्तांत है, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है। किताबुल हिंद में हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि भारत से जुड़ी हुई है और अल-बरूनी से जुड़ी हुई है। इस तरह से आप लोग ऑब्जेक्टिव आप लोग देखे होंगे 2-4 क्वेश्चन से संबंधित, तो आप लोग इजीली सब्जेक्ट बना सकते हैं, अगर आप लोगों को नहीं भी पता है तो। इस तरह से जैसे मैं आप लोग बता रहा हूँ, जैसे किताबुल हिंद अल-बरूनी की पुस्तक है, या फिर किताबुल हिंद को तहकीक हिंद भी कहा जाता है, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है, जिसमें भारत के इतिहास मिलता है अल-बरूनी से जुड़े हुए। मतलब सिंपल सा है अपने भाषा में बोले तो, है ना। तो वही चीज दिया हुआ है किताबुल हिंद। आप लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगाना, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। फिलहाल आगे देखिए, क्वेश्चन सारा को मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, आंसर आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। रैयतवारी पद्धति क्या है? रैयतवारी पद्धति एक भूमि प्रशासन प्रणाली है। इसमें क्या था, किसान जो, तो किसान को जमीन का मालिक बनाया था कि तुम खेती करो और तुम ही इसका मालिक हो, है ना, रैयतवारी व्यवस्था में। ठीक है, जिसे ब्रिटिश भारत ने लागू किया था। इस प्रणाली के तहत जो है किसान को अपनी भूमि पर जो है स्वामित्व और नियंत्रण दिया गया था, कि तुम ही इसका जो है जो भी करना तुम्हें वो करना है। रैयतवारी पद्धति में किसान की स्थिति में सुधार किया गया और कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया। इसमें किसान की स्थिति क्या होगी, सुधार हुई, और कृषि में काफी बढ़ोतरी मिली, क्योंकि कोई भी चीज में तब बढ़ोतरी मिलता है जब उसको लगता है कि हाँ मेरा अपना है, मतलब मेरा अपना है। आप देखेंगे कोई भी चीज में लोग अगर अपना समझ के काम करते हैं ना, तो ज्यादा तरक्की करता है, लेकिन अगर लगता है कि दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो फिर लगता है कि मतलब ये गड़बड़ है। तो इन लोगों को खुद देते हैं कि तुम्हारा एक खेत है, तुम ही करो जितना करना है। तो इससे किसान की स्थिति बढ़ गई और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ गई, है ना। तो रैयतवारी व्यवस्था में किसान क्या होता था, भूमि का स्वामी होता था, मालिक होता था। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। फिलहाल क्वेश्चन 16 को देखिएगा। फ्रांसिस बुकानन का परिचय देना है। फ्रांसिस बुकानन क्या था, तो फ्रांसिस बुकानन एक ब्रिटिश राजनीतिक और
इतिहासकार थे, ब्रिटिश राजनीति और इतिहासकार थे। वे 1804 से 1815 तक भारत में ब्रिटिश राजदूत रहे। ठीक है, ब्रिटिश के राजदूत, पता लगा कैसे क्या चल रहा है। बुकानन ने भारत के इतिहास, संस्कृति और धर्म पर जो है कई महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे। इसके बारे में परिचय देना है तो इतना काफी है इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले हमला क्वेश्चन करा है कि 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन से आप लोग वाकिफ होंगे। ठीक है, तात्कालिक कारण पूछा 1857 के क्रांति का। तो तात्कालिक कारण मतलब कहने का मतलब अचानक से क्यों आखिर हो गया, क्योंकि आप लोग पता होना चाहिए जो एक्चुअल में जो 1857 की क्रांति होना चाहिए उसका डेट जो फिक्स था 31 मई को था। ठीक है, लेकिन ये स्टार्ट हो गया था 10 मई को। पता है आप लोग को ना, 10 मई को। आखिर क्या तात्कालिक कारण था जो 31 मई को ना होकर 10 मई को शुरू हो गया था। तो रीजन ये था कि जो कई भारतीय लोग थे ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, वर्क करते थे। ठीक है, अब वर्क कर रहे थे वहां पे, तो वहां पे मुस्लिम भी थे, बहुत सारे हिंदू भी थे, बहुत सारे मुस्लिम थे, अलग अलग धर्म के लोग थे। जब भारतीय सब थे और कर रहे थे किसके पास, अंग्रेज के पास। अंग्रेज की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी को भी थी। और उस टाइम पे जो है वो एक बड़ी कंपनी बन गई थी, सभी चीज का ठेका ले रखा था, चाहे वो किसी भी चीज का, रेलवे लाइन का हो, चाहे वो सैनिक का भर्ती करना हो। एक तरह जैसे ना कोई बड़ी कंपनी जो कि हर एक चीज का ठेका ले रखता है, तो उस तरह से जो है वो गवर्नमेंट सरकार से मिल करके जो है एक बड़ी कंपनी बन गई थी और हर एक चीज का जिम्मेदारी ले रखा था कि हम सारे चीज को जो है सुविधा देंगे। ठीक है, तो सैनिक में वहां पे लोगों को रोजगार देने लगा, आर्मी में लोग भर्ती होने लगे भारतीय लोग, और वहां पे सैनिक में जो है जॉब मिला उन लोग को। तो वहां पे क्या हुआ कि एक अफवाह फैल गई अचानक में 1897 में। कौन सी अफवाह, जो कि था चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाला कारतूस में क्या था, कहा गया कि जो कारतूस बनाया गया ना, कारतूस वो जो है सुअर और गाय के चर्बी से बनाया गया। अब वो कारतूस अगर तुम इस्तेमाल कर रहे हो तो समझो कि जो हिंदू थे वो सुअर के चर्बी से, मतलब उसको ये नफरत, और जो मुस्लिम थे उसको सुअर की चर्बी से नफरत, और जो हिंदू थे उसको गाय के चर्बी से नफरत। तो इस तरह से एक तरह का क्या लगा कि हम लोग को धर्म को जो यहाँ पे अलग किया जा रहा है, हम लोग को धर्म के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है अंग्रेज। इस वजह से जो है यहाँ शुरुआत जो 31 मई को ना था, लेकिन क्या कर दिया 10 मई को ये लोग और जो है उतावला हो गया कि तो 1857 क्रांति तो हम लोग को ये तो क्रांति करना ही है, हम लोग को तो डेट फिक्स है 31 मई को, क्यों उस दिन करें, चलो आज ही शुरू कर देते हैं। तो यही चर्बी वाला कारतूस था जिसकी वजह से 10 मई को शुरू हो गया था। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि मुझे तो क्रांति करना है ही है, लेकिन जब इतना कुछ कर दे रहा है, जब कोई इंसान जानते उसके खिलाफ मुझे लड़ना ही है, लेकिन कुछ ऐसा और कर देता है कि आपको बर्दाश्त नहीं होगा, कि आप आज ही शुरू कर देते हैं। तो ऐसा जो है अफवाहें फैल गई। एक्चुअल में पता नहीं ऐसा था या नहीं था, लेकिन अफवाहें फैल गई थी, जिसकी वजह से जो है 31 मई को ना होकर 10 मई को शुरू हुई थी। कहां से, मेरठ से शुरू हुई थी। कहां से शुरू हुई थी, मेरठ से। ठीक है, पता सभी को, मेरठ से शुरू हो गई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो आप लोग को लिखना है कैसे, वैसे तो मैं समझा दिया, आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। फिलहाल 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा सैनिकों में दिए जाने वाला कारतूस में सुअर और गाय के चर्बी इस्तेमाल करना है। भारतीय सैनिक ने इसे अपनी धार्मिक भावनाओं को अपमान माना कि मेरे धर्म की जो है बेइज्जती की जा रही है, और उन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। फिलहाल आगे देखिएगा क्वेश्चन 18 पे हमको 1857 क्रांति मैं रानी लक्ष्मीबाई की जो है भूमिका पर प्रकाश डाला। 1857 क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका पर प्रकाश डालने कैसे लिखना, आप लोग को इसका आंसर देखो कैसे लिखना है। रानी लक्ष्मीबाई 1857 क्रांति की एक प्रमुख नेता थी। उन्होंने मेरठ में विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्होंने ग्वालियर की रियासतों की रक्षा के लिए भी लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, अगर आप लोग जाहिर सी बात है वाकिफ होंगे, ऑब्जेक्ट के कुछ 4 क्वेश्चन घुसा देंगे तो भी बन जाएगा आप लोग का। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिया हुआ रानी लक्ष्मीबाई का जन्म दे दिया, यहाँ पे सॉरी जन्म नहीं दिया, तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ये दे दिया कि 1857 क्रांति में एक प्रमुख नेता थी, जो कि आप लोग को पता है ऑलरेडी, ये लिख देंगे। उन्होंने मेरठ में विद्रोह किया। कहां से किया, मेरठ में विद्रोह का नेतृत्व किया, और उन्होंने ग्वालियर की रियासत की रक्षा की। ग्वालियर में जो रियासत थी, जो जगह थी, मतलब उसके अंडर में, ठीक है, रियासत मतलब क्या होता है, एक पार्टिकुलर एक छोटा सा क्षेत्र है अपने अंदर में। ठीक है, जो रियासत है उसकी रक्षा के लिए भी लड़ाई लड़ी। और रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और साहस ने भारतीय को प्रेरित किया, एक तरह का एनर्जी दिया, उसको प्रोत्साहन किया, उसको मोटिवेट किया, है ना, किया। और उन्होंने 1857 क्रांति को एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदलने में मदद भी की। कौन, झांसी की रानी, जिसको हम कहते हैं लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। इसकी पैदाइश कहां पे हुई थी, काशी में हुई थी। ठीक है, इंग्लिश में इधर दिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन 19 देखिए ध्यान से, क्या पूछ रखा हम लोग को कि औपनिवेशिक काल में जो व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन शब्दों का क्या अभिप्राय है। काफी शानदार प्रश्न है, व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो व्हाइट टाउन क्या था, स्पेशली जो है एक ऐसा जगह था जो कि एक शहर टाइप का था, जहां पे अंग्रेज निवास करते थे। अंग्रेज क्या करते अपने लिए जो है एक बड़ा सा मतलब अच्छे लेवल पे एक जो है शहर का निर्माण कर रहा था, कि हम लोग को जहां पे भी रहना है एकदम बढ़िया से साफ सुथरा के साथ रहना है, हर एक चीज का जो है रोड होना चाहिए प्रॉपर, और पूरी तरह से एक तरह का मतलब जो शहर होता है
जो गंदगी वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो उसको व्हाइट टाउन के नाम से जाना गया। और फिर अंग्रेज ने क्या किया, जो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक पिछड़ेपन है, उन लोग को कुछ नहीं देखा, उन लोग के लिए क्या किया, एकदम गंदी बस्ती वगैरह बीमारियों से फैला हुआ रहने लग दिया। तो ये हो गया ब्लैक टाउन, ठीक है। तो ब्लैक टाउन व्हाइट टाउन मतलब ये है कि अंग्रेज ने दो तरह का इंसाफ किया, अपने लोग के लिए जो है, अपने लिए जो उसके लोग थे उन लोगों के लिए जो एक बढ़िया से मतलब शहर का नियोजन किया, विकसित किया, हर तरह की सुविधा प्रदान किया। वहीं पे भारतीय लोगों के लिए क्या किया, वो दो नजर से देखा, उसके लिए गलत किया। उसके लिए जो क्या किया कि मतलब कोई सुविधा नहीं दिया, बिल्कुल एकदम समझो कि गरीबी स्थिति में और भी गरीब बना दिया उसको, है ना। तो उसको कहते हैं हम ब्लैक टाउन, और जो अंग्रेज अपने लिए किया उसको कहते हैं व्हाइट टाउन। देखो किस तरह लिखना आप लोग को। औपनिवेशिक काल में जो है व्हाइट टाउन उन क्षेत्रों को कहा जाता था जहां केवल यूरोपीय लोग रहते थे। इन क्षेत्रों में अच्छी तरह से जो विकसित सड़कें, साफ सुथरे घर और अन्य सुविधाएं होती थी। ब्लैक टाउन उन क्षेत्रों को कहा जाता था जहां वह केवल जो है भारतीय लोग रहते थे, और इन क्षेत्रों में जो है क्या होता था, बुनियादी क्या पूछ रहे थे हम लोग को। हम्म क्या होता था कि इन क्षेत्रों में अच्छी तरह से उन लोग का विकसित होता था, सड़क वगैरह साफ सुथरे घर और अन्य सुविधाएं होती थी। अंग्रेज वाला जहाँ पे रहते थे, जिसको हम व्हाइट टाउन के नाम से जानते हैं। और ब्लैक टाउन में चलते उन क्षेत्रों में जो है, उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां केवल भारतीय लोग रहते थे। इन क्षेत्रों में जो बुनियादी सुविधाएं का अभाव होता था तथा जो है ये क्षेत्र अक्सर जो है गंदी और रोगों से ग्रसित रहते थे। इसको हम कहते हैं ब्लैक टाउन। समझ में आ गया आप लोग को, व्हाइट टाउन ब्लैक टाउन। आगे देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग का होने वाला 20 क्वेश्चन। सिविल लाइसेंस का जो है सिविल लाइन्स का जो विकास किस प्रकार हुआ, सिमिलर टाइप के कुछ क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, सिविल लाइन्स का जो विकास किस प्रकार से हुआ, तो देखो किस प्रकार से आप लोग को आंसर लिखना है। सिविल लाइन्स का विकास 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश भारत में हुआ था, जब ब्रिटिश भारत में राज किया करते थे उसी टाइम पे, उसी को ब्रिटिश भारत कह सकते हैं हम लोग। और हम लोग को जो है 47 के बाद जो भारत आजाद हुआ था, इसको हम लोग आजाद भारत कहते हैं, ठीक है। जो ब्रिटिश शासन करता है उसको हम ब्रिटिश भारत कहते हैं, और जब मुगल शासन करता था उसको मुगल भारत कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग शासन के हिसाब से भारत को भी अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो सिविल लाइन से उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां ब्रिटिश सरकार अधिकारी कर्मचारी रहते थे, यानी ऐसे क्षेत्र को जहां पे जो सरकारी काम में जो ब्रिटिश लोग रहते थे, ठीक है, ब्रिटिश में जो कर्मचारी रहते थे उसको सिविल लाइन्स कहते हैं। सिविल लाइन्स का विकास इसलिए किया गया था ताकि ब्रिटिश अधिकारी को जो है भारतीयों से अलग रखा जा सके, और सिविल लाइन्स में अच्छी तरह से विकसित सड़कें, साफ सुथरे और अन्य सुविधाएं होती थी। बताया मैंने आप लोगों को, जैसे सिमिलर आपको व्हाइट टाउन के बारे में बताया है। तो इसमें जो है सिविल लाइन्स में जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश लोगों को जो रखा था, उसके लिए अच्छी सारी चीजें विकसित की जाती थी। जिस तरह भी देखते हो कहीं पे, इसको हम लिख सकते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब के लिए में, कि प्राइवेट में जितना फैसिलिटी वगैरह नहीं दी जाती है, लेकिन गवर्नमेंट जो जॉब होती है उसमें क्या देता है, जो बड़ा पोस्ट का जो जॉब होता है उसमें अलग अलग तरह की फैसिलिटी दी जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो है सिविल लाइन्स में चलते हैं। अंग्रेज जो है अपने अधिकारी के लिए, अपने कर्मचारी के लिए अच्छे से व्यवस्थित शहर बनाते थे, उसके लिए अच्छा घर मकान हर एक चीज की पूरा अच्छे से ख्याल रखते थे, जिसको हम सिविल लाइन्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इसका विकास कब हुआ, 19वीं शताब्दी में, आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने 20 क्वेश्चन को कंप्लीट किया, और ये क्लास लगभग 1 घंटा की हो गई है। तो मुझे नहीं पता था कि इतना लंबा समय लग जाएगा, पता नहीं कब इतना टाइम गुजर गया। चलो कोई नहीं, आप लोग थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड देख लीजिएगा, अगर कोई बाद में देखेंगे तो। वैसे तो आप लोग यहाँ तक देख लेंगे, तो मुझे ये बात पहले बोलना चाहिए था। चलो कोई नहीं, एंड क्लास को हम लोग जो यहीं तक एंड करते हैं। बाकी आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, बाकी आप लोग एप्लीकेशन जो भी बच्चे डाउनलोड नहीं किए डाउनलोड कर लीजिएगा। हम लोग को वहाँ पे जो सारी चीजें का पीडीएफ देने में जो है ईजी हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे जाकर के जो भी पीडीएफ लेना है ले सकते हैं। फिलहाल मैंने वहाँ पे कुछ प्रीमियम पीडीएफ भी दे रखा है पेड वाले, तो आप लोग के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा, वो भी आप लोग चाहे से ले सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में 20-25 रुपए में मिल जाता है, तो आप लोग फिलहाल जो है वो चीज ले सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन का आप लोग जो है रिव्यू वगैरह रेटिंग वगैरह दे देना प्ले स्टोर में आकर के, ठीक है, सभी से रिक्वेस्ट रहेगा। चलिए क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। बाकी जो भी डाउट हो, जो भी डिमांड हो आप लोग का, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख लीजिएगा। वीडियो कैसे लगी इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, मिलते हैं क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।